अस्सलामुअलैकुम बच्चों, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज फिर एक लेसन का आगाज़ करेंगे और आज का हमारा लेसन थोड़ा सा तकनीकी बुनियादों पर आप लोगों को बहुत गौर से सुनना होगा और ये आप लोगों को मुस्तकबिल में बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। क्योंकि आज हम इस सेशन में, मैंने आप लोगों से पिछले सेशन में एक बात की थी कि किसी भी ज़ुबान पर उबूर हासिल करने के लिए 4 महारतों का होना ज़रूरी है। उन 4 महारतों, वो कौन सी 4 थी? सुनना, यानी जिसे हम कोई बंदा बोल रहा हो तो हमें समझ आए तो हम समझते हैं कि हम वी कैन लिसन टू दैट लैंग्वेज। उसके बाद बोलना, फिर पढ़ना, कोई टेक्स्ट हो, कोई हमारे सामने कोई मतन हो, हम उसको पढ़ सकें उस ज़ुबान में, और आखिर में लिखना। तो आज का हमारा लेसन लिखने पे होगा, राइटिंग स्किल पे होगा। 4 स्किल्स थी ना, लिसनिंग स्किल और स्पीकिंग स्किल, रीडिंग स्किल और राइटिंग स्किल। हमारे बच्चों को इस स्किल में मुश्किलात पेश आती हैं कि हम लिखें कैसे। सर हमें लिखना मुश्किल है हमारे लिए। आज हम लिसनिंग स्किल पे, और वो भी एसे, यानी जिसको हम कहते हैं मजमून, आज हम एसे लिखना सीखेंगे। ऐसे राइटिंग करेंगे, हम सीखेंगे कि ऐसे कैसे लिखा जाता है, क्या क्या स्टेप्स उसमें इन्वॉल्व, क्या 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 इक़दामात करने पड़ते हैं किसी भी ऐसे को लिखने के लिए। तो आज का हमारा लेसन ऐसे राइटिंग पे है, यानी हमारा जो सफ़ा नंबर 64 पे राइटिंग स्किल दिया हुआ है। राइट एन ऐसे शोइंग कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट between modern and old means of transportation by using the connectives of comparison contrast। हम ये बुक क्या कहती है, किताब कहती है कि एक ऐसे लिखो, किस चीज़ पे लिखो, उसमें आप शो करो कंपैरिजन और कंट्रास्ट को। कंपैरिजन और कंट्रास्ट को पहले समझना ज़रूरी है। कंपैरिजन से मुराद है और कंट्रास्ट, ये समझना जरूरी। कंपैरिजन से मुराद है ममासलत क्या है, एक जैसी चीजें क्या हैं किसी में। अब कंपैरिजन करते हो, उसमें जो ममासलत होती है, जो एक जैसी होती है, मुवाजना किया जाता है। और कंट्रास्ट से मुराद मुखालिफ, जो मुख्तलिफ हों उनसे। मसलन हमारा टॉपिक जो ऐसे का है वो कहता है मॉडर्न और पुराने, यानी जदीद और पुराने ज़राए ट्रांसपोर्ट के आमदरफ्त के पुराने और नए ज़राए पर मजमून लिखा जाए, जिसमें आप कंपैरिजन और कंट्रास्ट के कनेक्टिव्स को यूज़ करें। आप ममासलत और मुखालफत वाले अल्फाज यूज़ करें कि किन 2 चीज़ों के दरमियान है। मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, यानी जदीद ज़राए ट्रांसपोर्टेशन के आमदरफ्त के, और ओल्ड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, पुराने ज़राए। पुराने ज़माने में लोग आमदरफ्त के लिए, आने जाने के लिए कौन से ज़राए इस्तेमाल करते थे। तो बच्चों एक चीज़ याद रहे, एक मजमून अगर मैं यहाँ बोर्ड पे लिख लूँ, आप उसको उतार दें, तो आपका काम इससे नहीं होगा। इससे आप मजमून लिखना नहीं सीख सकेंगे। मैं आज इंशाल्लाह इस सेशन में कोशिश करूंगा कि आप लोगों को मजमून लिखवाने का तरीका बताऊं। ये ऐसा है जैसे मैं आपको मछली पकड़ने का तरीका बताऊं, बजाय इसके कि आपको एक एक मछली खिलाऊं। वरना उसका क्या होगा, एक मछली आपने खाई, थोड़ी देर बाद फिर को शाम को फिर आपको भूख लगेगी, फिर आपको मछली चाहिए होगी। तो क्यों ना हम मछली पकड़ना सीख जाएं कि जब भी ज़रूरत पड़ी हम खुद पकड़ लेते हैं। फिशिंग सीखना अच्छा है, बजाय इसके कि आपको एक फ़िश पेश की जाए। तो मछली पकड़ना सीख जाए, हम मजमून लिखना सीख जाएं, जिस भी टॉपिक पे हो हम उस पर, हमारे लिए आसानी होगी। क्योंकि हमने ये स्किल डेवलप करनी है, राइटिंग की स्किल डेवलप करनी है। हमने महारत, जो लिखने की महारत है, उसको ठीक करना है। तो आज हम ऐसे लिखने के जो तकाज़े हैं, जो स्टेप्स हैं, जो उसमें इक़दामात करने पड़ते हैं, उनकी डिटेल्स में जाएंगे। और बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अगर आप लोग गौर से सुनेंगे, उस पर अमल करेंगे तो
आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदा होगा। देर आर 8 स्टेप्स इन्वॉल्व इन एसे राइटिंग। किसी भी मजमून को लिखने के लिए 8 इक़दामात करने पड़ते हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं, और उससे आपका ऐसे बहुत खूबसूरत होगा, उससे आपका ऐसे बहुत प्यारा बनेगा, देखने वाला पढ़ने वाला उसको एंजॉय करेगा। ये बात नोट करने की है कि देयर आर 8 स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन एसे राइटिंग। खास तौर पे कंपैरिजन और कंट्रास्ट का एसे लिखने के लिए आपको इन 8 स्टेप्स को याद रखना होगा। एसे राइटिंग यूजिंग कंट्रास्ट एंड कंपैरिजन। कंपैरिजन यानी मवाजना और मुखालिफ। किसी भी टॉपिक पे, किसी भी उन्वान पे जब आप मजमून लिखने लगेंगे तो उसके ममासलत वाली चीज़ है, क्योंकि हमारा असल टॉपिक है राइट एन एसे ऑन द मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड ओल्ड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। पुराने ज़राए आमद-ओ-रफ़्त और नए ज़राए आमद-ओ-रफ़्त के क्या हैं, उनके बारे में इसे लिखे, इनको इस्तेमाल करते हुए, कंट्रास्ट और कंपैरिजन को इस्तेमाल करते हुए। तो पहला स्टेप हमारे पास क्या है, देखते हैं। चूज योर सब्जेक्ट। नंबर 1, चूज योर सब्जेक्ट। इससे क्या मुराद हुआ बच्चों? इससे मुराद ये हुआ कि जब आप ऐसे लिखने लगेंगे तो पहले कोई उन्वान, कोई सब्जेक्ट, कोई मजमून चूज़ करें जिस पे आप लिखने लगेंगे, क्योंकि जब तक आपके पास उस मजमून के बारे में, उस उन्वान के बारे में मालूमात नहीं होंगी तो यू विल बी अनएबल टू राइट, आप नहीं लिख पाओगे। ठीक है, यानी कंपैरिजन और कंट्रास्ट का ऐसे लिखने लगे हैं आप, तो आप ऐसा टॉपिक लें जिसमें आपके पास मालूमात ज़्यादा हो। आप कोई सब्जेक्ट चूज़ करें। मैं मिसाल भी देता हूँ। मिसाल के तौर पर आपको कहा जा रहा है मॉडर्न मीन्स और ओल्ड मीन्स ऑफ, जैसे हमारी बुक कह रही है। इसके साथ एक और मिसाल है, वेजिटेरियन एंड मीट ईटर्स। क्या मुराद? यानी सब्जी खोर और गोश्त खोर पे आप एक कंपैरिजन और कंट्रास्ट का ऐसे लिख रहे हैं। तो आपके पास पहले टॉपिक होना चाहिए, पहले एक मजमून होना चाहिए कि ऑन विच टॉपिक आई एम गोइंग टू राइट। ठीक है ना, इस तरह का कोई टॉपिक जिसमें कंपैरिजन और कंट्रास्ट की बात आती हो, तो पहले आप इस चीज़ की सिलेक्शन करें। यह मिसाल हो सकती है। अच्छा, ह्यूमैनिटी माइंडेड और मैथमेटिकल माइंडेड, इस पे भी हो सकता है। ह्यूमैनिटी से मुराद है ये जो आर्ट्स के सब्जेक्ट हैं, जैसे हमारे पास जियोग्राफी है, जैसे हमारे पास सोशल स्टडीज़ है, जैसे हमारे पास पाकिस्तान स्टडीज़ है, इस्लामियात के सब्जेक्ट हैं, इसके और साइंस के, ये मैथमेटिक्स वाले जो बहुत ज़्यादा लॉजिक पे, बहुत ज़्यादा जिसको हम कहते हैं मंतिक पे बेस्ड करने वाले माइंड वाले लोग, ह्यूमैनिटी माइंडेड लोग, यानी इस पे आप लिखना चाहते हैं एंड मैथमेटिकल माइंडेड। यानी अगर आसान अल्फाज में आर्ट्स बमुकाबला है साइंस, या सब्जी खोर बमुकाबला है गोश्त खोर, इसके ऊपर आप मजमून लिखने लगे हैं। 2 मिसालें हो गई, ओल्ड जनरेशन एंड न्यू जनरेशन, इस पे आप लिख सकते हैं। ठीक है ना, ओल्ड जनरेशन और न्यू जनरेशन पे बहुत ज़बरदस्त आप ऐसे लिख सकते हैं कि हमारे जो बड़े थे, बुज़ुर्ग थे, वो अपनी डेली की रूटीन कैसे गुजारते थे,
वो कौन से खेल कूद करते थे जिससे वो उनका टाइम पास होता था, उनकी स्कूलिंग कैसे होती थी, वो स्कूल में क्या किस तरह के मज़ामीन पढ़ते थे। और आज की जनरेशन फिर क्या करती है। मसलन हमारे ज़माने में जब हम छोटे थे तो हमारे यहाँ कोई कंप्यूटर नहीं था, कोई लैपटॉप नहीं था, कोई वीडियो गेम्स नहीं थी, कोई इंटरनेट नहीं था, टीवी भी शाज़ व नादर गाँव में किसी के घर में होता था, वरना रेडियो था। तो हमारे शुगल और आज के बच्चे के शुगल, या आज हमारे मशगले या उनके मशगलों में फ़र्क। आज का हर बच्चा गेम्स का शौकीन होता है, कंप्यूटर को देखने का शौकीन होता है। हमारे ज़माने में ये चीज़ें नहीं थी, तो क्या था, हम लोग जो फिज़िकल खेल थे वो खेलते थे। फिज़िकल से मुराद जिस्मानी, जिसमें हम जिस्म इस्तेमाल, मतलब फुटबॉल खेलते थे हम लोग, क्रिकेट खेलते थे हम लोग। अच्छा, जो गाँव वाले थे बिल्कुल दूर दराज के गाँव में, तो उसमें वो खींचे बंटे जिसको कहते हैं वो खेलते थे। जबकि आज के ज़माने में ये बच्चे जानते भी नहीं है कि ये क्या चीज़ है। फुटबॉल और क्रिकेट वगैरह तो चूँकि टीवी पे नज़र आता है इसलिए उनकी समझ है, लेकिन बाकी जो इलाकाई गेम्स थी, हर बच्चों के हर इलाके की अपनी अपनी गेम्स थी, खेल थे, वो बिल्कुल नायाब हो गई, नापैद हो गई हैं, ख़त्म हो गई हैं। तो ओल्ड जनरेशन और न्यू जनरेशन पे आप एक अच्छा सा कंपैरिजन और कंट्रास्ट का ऐसे लिख सकते हैं। यानी ये मिसालें देने का मकसद मेरा ये था, जब भी आप कोई टॉपिक लें ऐसे लिखने के लिए, तो पहला स्टेप ये है कि आप चूज़ करें उस सब्जेक्ट को कि किस पे मैंने लिखना है। उसके लिए एक मिसाल हमारी बुक ने दी हुई है कि पुराने ज़राए आमद-ओ-रफ़्त के क्या थे और नए आमद-ओ-रफ़्त के ज़राए क्या हैं। इसी तरह 3 मिसालें हमने और देख ली कि मसलन सब्ज़ी खोर और गोश्त खोर, तो उनके दरमियान जब आप कंपैरिजन और कंट्रास्ट करते हैं तो यू विल राइट ए गुड एसे फॉर। इसके बाद ह्यूमैनिटीज़, आर्ट्स और साइंस के मज़ामीन पढ़ने वालों की सोच में, फ़िक्र में फ़र्क होती है। साइंस वाले या मैथमेटिक्स वाले ज़्यादा लॉजिक पे कि भाई ये 2 + 2 कैसे 4 हुआ, जबकि ह्यूमैनिटीज़ वाले, आर्ट्स वाले इन चीज़ों में ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं। इसी तरह ओल्ड जनरेशन और न्यू जनरेशन की, जैसे मैंने आपको मिसाल दी, इस तरह के टॉपिक्स आप ले सकते हैं। तो पहले आप इस तरह का टॉपिक, इस तरह का मजमून या सब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे, ये पहला स्टेप है। किसी भी मजमून को लिखने के लिए, किसी भी एसे को लिखने के लिए, उसके लिए टॉपिक का सिलेक्ट होना ज़रूरी है कि भाई मैं किस तरह टॉपिक लूँ जिस पे मैं कंट्रास्ट और कंपैरिजन का एसे लिख सकूँ, क्योंकि हमने ऐसे लिखना है कंट्रास्ट और कंपैरिजन का। तो अगर आप मसलन हमारी तालीमी हालत, इस पे एक मजमून लिखेंगे, द एजुकेशनल सिचुएशन इन पाकिस्तान, तो इस पे कंपैरिजन और कंट्रास्ट हो नहीं सकता। कंपैरिजन और कंट्रास्ट मसलन मर्द और औरत, इस पे हो सकता है कि कौन सी चीज़ें अल्लाह ताला ने मर्द को दी हैं, ख़ासियतें, मसलन उनको जिस्मानी ताकत दी हुई है बनिस्बत औरत के, लेकिन औरत को फिर अल्लाह ताला ने और ऐसी महारतें दी हैं जो मर्द के पास नहीं है। तो इस पे 2 चीज़ों के दरमियान मवाजना करने के लिए आपको इस तरह के टॉपिक सिलेक्ट करने पड़ेंगे। पहला स्टेप समझ गए कि हमने सबसे पहले एक ऐसा टॉपिक लेना है, एक ऐसा उन्वान चूज़ करना है जिसमें हमें आसानी हो कंट्रास्ट और कंपैरिजन का ऐसे लिखने के लिए। वो उसकी मिसालें मैंने एक बुक ने दी हुई है, 3 मिसालें हमने और देख ली। उम्मीद है कि आपको पहले स्टेप की समझ आ गई। दूसरे स्टेप की तरफ जाते हैं, क्योंकि स्टेप्स हम याद रखेंगे फिर हमारे लिए मजमून लिखना आसान होगा। दूसरा स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टिमुलस, ब्रेनस्टॉर्म, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस। ब्रेनस्टॉर्म, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस। क्या मुराद हुआ? घबराने की जरूरत नहीं है, आसान अल्फाज है। ब्रेनस्टॉर्म आप हिजान करें, जैसे दिमाग में तूफान आए, आप सोचते हैं उसके ऊपर। जब आपने कोई टॉपिक सिलेक्ट किया फिर उसके ऊपर आप सोचते हैं, ब्रेनस्टॉर्म करते हैं। स्टॉर्म कहते हैं तूफान को, ब्रेन हमारा दिमाग। तो दिमाग में एक तूफान आ जाता है सोचने का, वी थिंक ओवर, हम सोचते हैं उसके ऊपर, उस टॉपिक की सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस। यानी मिसाल, अगर हमने कंट्रास्ट और कंपैरिजन का ऐसे लिखना है ओल्ड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन और न्यू मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पर, मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पे, तो उनके दरमियान जो सिमिलरिटीज़ हैं, जो मुश्तरक चीज़ें हैं, वो निकालनी है अपने दिमाग में, और जो फ़र्क हैं, डिफरेंसेस हैं, वो बाहर निकालने हैं
किसी भी मजमून, बच्चों मजमून ऐसे नहीं लिखा जा सकता कि आपके पास आया आप बगैर सोचे बस एकदम शुरू हो जाते हैं। क्यों? 2-4 लाइनें लिखने के बाद आप रुक जाएंगे। जब तक आप मेंटली ज़हनी तौर पर उसको लिखने के लिए तैयार नहीं होंगे। और ज़हनी तौर पर तैयार उस वक्त हो सकता है बंदा जब ये स्टेप्स उसके जहन में हों कि मैंने करना क्या है। पहले टॉपिक सिलेक्ट किया, फिर उस टॉपिक को जो कंपैरिजन और कंट्रास्ट का टॉपिक आपने सिलेक्ट किया, फिर उसकी सिमिलरिटीज़ जो मुश्तरक चीज़ें हैं और जो फ़र्क हैं, डिफरेंसेस हैं, वो आपके जहन में रहे, ताकि जब आप मजमून लिखना शुरू करेंगे तो आपके लिए आसानी होगी कि अच्छा ये डिफरेंसेस हैं, ये उसके दरमियान मुश्तरक चीज़ें हैं। मसलन उसकी एक मैं छोटी मिसाल देता हूँ, कंपैरिजन और यानी सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस के लिए एक छोटी मिसाल। एक हम वैन डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, ये आपके दिमाग के लिए, इसमें ये आप इसको ऐसे में नहीं लिखेंगे। जब आप ऐसे लिखने के लिए सोचेंगे तो ये स्टेप इन्वॉल्व होगा। मिसाल हमने दी कि हमने यहाँ वेल्स लिख दिया, वेल्स, और यहाँ लिख दी फिश, जो आम फिश है। अब वेल भी फिश ही के कैटेगरी में आती है, लेकिन इनके दरमियान फ़र्क है। अभी देखते हैं। अब ये वैन डायग्राम हमें सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस यानी मुश्तरक चीज़ें और फ़र्क बताने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, वेल पे बाल होते हैं, ठीक है। दूसरा, लाइव बर्थ देते हैं। ये बच्चे जनते हैं जैसे इंसान जनता है, बच्चे इसी तरह पैदा करते हैं। तीसरी बात, ब्रीथ एयर, हवा जो पानी में होती है उस वेल हवा से सांस लेती है। गुड। अब फिश की तरफ आते हैं। वेल है भी मछली की फैमिली, लेकिन मुख्तलिफ है बहुत सी चीज़ों में। वो जो मुख्तलिफ चीज़ें हैं वो हम यहाँ लिख रहे हैं, जो मुश्तरक चीज़ें हैं, जो सिमिलरिटीज़ है वो हम अंदर वाले खाने में लिखेंगे, हमारे लिए आसानी हो जाएगी। फिश क्या करती है? ये ले एग्स, ये अंडे देती है जो आम मछली होती है, जबकि ये बच्चे देती है वेल। एक फ़र्क। उसके बाद ब्रीथ वाटर, अब ये पानी में मौजूद ऑक्सीजन से अपने सांस लेती है। जो फिश होती है, जो वेल होती है, वो बाहर हवा से सांस लेती है हमारी तरह। ये इनके दरमियान इख्तलाफ है, मुख्तलिफ है एक दूसरे से। जो मुश्तरक चीज़ें हैं वो देखेंगे कि दोनों पानी में रहती हैं, लिव इन वाटर। वेल भी पानी में रहती है और मछली भी पानी में रहती है। दूसरा, हैव फिन्स, दोनों के हाथ नुमा होते हैं जिससे वो आगे बढ़ते हैं, बड़े कानों की तरह मछली की भी हो रही है, जिससे वो पानी को पीछे फेंक के आगे चलती हैं। दोनों में ये चीज़ मुश्तरक है, फिन्स दोनों में हैं। फिन्स बेसिकली हाथ की तरह हैं, यानी जैसे हमारे अल्लाह ताला में हाथ ही है, हैंड काम करते हैं। ये उनके यहाँ उनको अल्लाह ताला ने, मछलियों को अल्लाह ताला ने फिन्स दिए होते हैं, जिससे वो पानी पीछे की तरफ खींच के आगे चलते हैं, स्विम करते हैं। और बोथ स्विम कैन स्विम। अब हमें थोड़ी सी इसकी समझ आ जाती है। मिसाल हमने ली वेल की और फिश की मिसाल ली। उनमें जो इख्तलाफ वाली चीज़ें थी वो हमने बाहर लिख दी, जो डिफरेंसेस थे, और जो सिमिलरिटीज़ थी वो हमने अंदर लिख दी। जो मुश्तरक चीज़ें थी, यानी उनके दरमियान मुश्तरक ये थी कि दोनों पानी के अंदर रहती हैं, चाहे वो वेल है चाहे वो आम मछली है। दोनों के फिन्स हैं, अल्लाह ने हाथ नुमा दिए हुए हैं जिसे वो पानी खींच के आगे बढ़ते हैं, दोनों में हैं। और दोनों तैर सकती हैं, चाहे वो वेल हो चाहे वो मछली हो, दोनों तैर सकती हैं। लेकिन मुख्तलिफ क्या है कि ये बाकायदा बच्चे जनती है जैसे हमारे दूसरे जानवर है या इंसान है, जबकि ये अंडे देती है आम मछली। ये पानी में सांस लेती है मछली, पानी के अंदर मौजूद ऑक्सीजन से सांस लेती है, जबकि ये हवा से सांस लेती है। तो ये
हमारा वैन डायग्राम जो ब्रेन स्टॉर्म करते हैं, ज़हनी हिजान जो हम अपने दिमाग में एक किस्म का तूफ़ान ले आते हैं सोचने के लिए, उस टॉपिक को जो हमने पहले सेलेक्ट किया था कि इस टॉपिक के दरमियान सिमिलरिटीज़ क्या हैं, मुश्तरक चीज़ें क्या हैं और डिफरेंसेस क्या हैं, तब जाके हम लिख। मिसाल के तौर इसी वैन डायग्राम को लेके जब हम अपने जो बुक में ऐसे है उसको देखते हैं, मसलन दोनों का मकसद है ट्रांसपोर्टेशन, एक जगह से दूसरी जगह तक जाना। दूसरों का मकसद ये है कि वक्त की बचत। मसलन आप अगर घोड़े पे जाते हैं तो इंसान को पैदल चलने से उसमें वक्त कम लगता है, हाँ, लेकिन अगर आप गाड़ी से उसको कंपेयर करते हैं कोई ऑटो वाली चीज़ से जो 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 इंजन से चलने वाली है, तो फिर वो उनमें फ़र्क होगा। जो फ़र्क वाली चीज़ें होंगी वो हम एक साइड, यहाँ हमने ओल्ड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन लिखा, यहाँ न्यू मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन लिखा, तो इनके दरमियान जो मुश्तरक चीज़ें क्या होंगी कि वक्त कम लगता है। बस ये एक कितना वक्त लगता है ये बात की बात है। ये हम चीज़ें उठाने के लिए इस्तेमाल कर, मसलन हम खच्चर पे, घोड़े पे, गधे पे सामान लाते हैं, ट्रक में भी सामान लाते हैं, ये इन दोनों के दरमियान मुश्तरक चीज़ है। हाँ, ये बात की बात है कि ट्रक ज़्यादा फासला कम वक्त में तय करता है, जबकि घोड़ा जो है या खच्चर जो है या गधा जो है ये ज़्यादा वक्त लगाता है, लेकिन मकसद काम तो एक है। जो मुश्तरक चीज़ें हैं वो एक जैसी हैं, वो हम इस खाने में लिखेंगे तो फिर हमारे लिए वो मजमून अच्छा बनेगा। दूसरा स्टेप होपफुली आपको समझ आ गई। तीसरा स्टेप हमारे पास हॉर्न इन योर ओन वर्ड्स, क्योंकि आपके लिए मैंने बाकायदा ये मजमून लिखने के लिए स्टेप्स मैंने कहा कि ताकि बच्चों को समझ आए, उनके लिए आसानी होगी। इन योर ओन आर्ग्यूमेंट यानी मेक योर आर्ग्यूमेंट। अब मेक योर आर्ग्यूमेंट से मुराद है कि जो आपने लिखना है उसको दलील के साथ पेश करें, आप उसकी दलील दें। मिसाल के तौर पर आप ओल्ड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन और न्यू मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पे ऐसे लिख रहे हैं कंट्रास्ट का, तो आपके आर्ग्यूमेंट्स कहते हैं दलाइल, उसका वाहिद है दलाइल। आप क्या दलील देते हैं कि न्यू मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, अब जहाज़ 1000 मील फी घंटा की रफ्तार से चलता है, जबकि घोड़ा जो है वो 20, 25, 30 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलता होगा। तो आपने जो मीन्स देने हो, आपने मजमून लिखना है सब्ज़ी खोर और गोश्त खोर पे, तो उसके अपने दलाइल के सब्ज़ी के ये फ़वाइद हैं, ये सेहत को ठीक रखती है, ये मुख्तलिफ़ बीमारियों से बंदे को दूर रखती है, ये जो सब्ज़ी है। लेकिन गोश्त का फिर अपने फ़ायदे हैं, ये फ़ायदे कि भाई वो ताकत फराहम करती है, उसमें प्रोटीन ज़्यादा होता है। तो आपके जो मजमून आप लिख रहे हैं बच्चों, आपके पास उनके दलाइल होने चाहिए। यानी मजमून लिखने से पहले आप जब कंट्रास्ट, सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस, फ़र्क और मुश्तरक चीज़ें और फ़र्क बाहर ज़हन में निकाली, फिर आप देखते हैं कि भी मेरे पास इनके लिए दलाइल क्या होंगे, कौन से दलील दूंगा कि मैं अपने मजमून को ठीक बनाऊँ। तो आपने आर्गूमेंट्स भी बनाने होंगे। समझ गए मेरी बात कि आपने पहले टॉपिक सिलेक्ट किया, उसके बाद अपने दिमाग में उस टॉपिक के लिए मुश्तरक चीज़ें और जो मुखालिफ चीज़ें हैं वो अपने जहन में रखी, फिर आपने उसके लिए आर्गूमेंट्स बनाए, आपने उसके लिए दलाइल बनाए कि भी कौन से दलाइल मेरे होंगे जो इस बात को आगे बढ़ाएं। चौथा स्टेप क्या कहता है? ऑर्गेनाइज योर स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइज योर स्ट्रक्चर से मुराद ये है कि आप अपने मजमून को कि भाई मैं यहाँ से स्टार्ट लूँगा, यहाँ आता जाऊँगा। मिसाल के तौर पर ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि हमारे पास पहला जो पैराग्राफ है वो तारुफ का होता है, इंट्रोडक्शन का होता है, और 3 पैराग्राफ जो हैं वो उनकी डिटेल्स होती है। चौथा पैराग्राफ आखिरी वाला वो हमारा कंक्लूजन, जिसको हम इख्तिताम कहते हैं। यानी पहला पैराग्राफ, एक पैराग्राफ तारुफ का, 3 पैराग्राफ हमारे पास, यानी उस तारुफ के बाद डिटेल्स का, सपोर्टिंग डिटेल्स का कि भाई मैंने क्या तफासील देनी है, तफसीलात लिखनी है, और एक पैराग्राफ होगा इख्तिताम का, कंक्लूजन का।
इसको कहते हैं इंट्रोडक्शन। पहला पैराग्राफ आपका जो भी सब्जेक्ट होगा, जो भी टॉपिक होगा, उसका तारुफ लिखेंगे कि भाई मैं इस बारे में लिखने जा रहा हूं। दूसरा, फिर उसकी तफसीलात होंगी, 3 पैराग्राफ में तकरीबन उसकी तफसीलात आएंगी। और चौथा जो आखिरी पैराग्राफ होगा, आखिरी वाला एक पैराग्राफ, वो कंक्लूड करने का, इख्तिताम देने को, उस मजमून को आप समो लेते हैं एक पैराग्राफ के अंदर जब आप ख़त्म करने लगे। तो ये स्ट्रक्चर आपके पास जहन में होना चाहिए कि आपका जो ऐसे है, मजमून है, वो इस तरह बने कि एक पैराग्राफ, यानी वो टोटल 4-5 पैराग्राफ पर मुश्तमिल हो। पहला पैराग्राफ तारुफ का, 3 पैराग्राफ उस ऐसे या उस मजमून जिस टॉपिक पे आप लिखने लगे उसकी तफसील, और आखिरी पैराग्राफ जो है 5वां पैराग्राफ, वो उसका इख्तिताम होगा, कंक्लूड करेंगे आप। इसको कहते हैं इंट्रोडक्शन, इसको कहते हैं डिटेल यानी तफसील, और ये कंक्लूजन। अब इसको कंक्लूड करेंगे, आप अपनी बातों को समो लेंगे, एक साथ कर देंगे। ये आपका ऑर्गेनाइजेशन होगी स्ट्रक्चर की, यानी उसकी साख्त। ऑर्गेनाइज से मुराद है इकट्ठा करना, सही करना। स्ट्रक्चर से मुराद है उसकी साख्त। आपके मजमून की साख्त क्या होगी कि ये 5 पैराग्राफ पर मुश्तमिल। स्ट्रक्चर कहते हैं साख्त को। तो ये आपके जहन में रहे बच्चों। आपने कंट्रास्ट और कंपैरिजन इस्तेमाल करना है, ऐसे लिख रहे हैं तो पहले आप उस टॉपिक को, मिसाल मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन और ओल्ड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, उनकी तारुफ करना होगा कि देयर आर सेवरल वेज टू ट्रांसपोर्ट नाउ अ डेज एंड वॉज अर्लियर। इन द बिगिनिंग मैन वॉज ट्रेवलिंग ऑन फुट, but with the passage of time they started using animals for the transportation. Animals, हैवान इस्तेमाल करते थे। They were going from one place to the other by using different animals like donkey, like elephant, like horse. फिर उस पे चीज़ें लाते थे। And it was very difficult for them. It took a lot of time to reach from one place to the other. But nowadays, since the science has invented a lot of machinery, so it is very easy for a person to travel from one place to other through planes, through modern cars, and it is easy for a man to transport, to take luggage from one place to the other by using trucks. तो ये आपके ships, ये जो बड़े बड़े बहरी जहाज, तो ये आपके पास इंट्रोडक्शन हो जाएगा। फिर उसकी जो डिटेल्स हैं, तफासील है, तफसील है, उसके फिर आप जाएंगे और आखिर में उसको कंक्लूड करेंगे कि दिस ऑल मीन्स आर मेड फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बीइंग। ये तमाम चीज़ें इंसानियत के फ़ायदे के लिए बनी हैं। एंड इट इज़ ईजी nowadays, it is easy for a man, for a person to go to the hospital if he is away from the hospital. अब अस्पताल जाने के लिए पहले तो बेचारे बीच में रास्ते में ही मर जाते थे, ट्रांसपोर्टेशन के ज़राए ना होने की वजह से, यानी डॉक्टर तक या तबीब तक पहुंचने से पहले बेचारे। अब आसानी हो गई है, अब जो है ना गाड़ियाँ आ गई हैं। अब इवन खुदा न खास्ता कोई ऐसा बीमार है जो बाहर अब्रॉड किसी और मुल्क में इलाज करना हो, एयर एम्बुलेंस मिलती है, बाकायदा हवाई एम्बुलेंस मिलती है जिसमें आप मरीज़ को लिटा के एक मुल्क से दूसरे मुल्क ले जा सकते हैं। चौथा हो गया। 5वां, राइट एन आउटलाइन। राइट एन आउटलाइन। आप उस मजमून का पहले आउटलाइन लिखें। अब आउटलाइन में क्या होता है? आउटलाइन में आपके जहन में ये बात हो कि मैंने इंट्रोडक्शन कैसे देनी है, कितने पैराग्राफ होंगे डिटेल्स के, और कंक्लूजन के लिए कौन सी बातें लिखनी। तो आपके जहन में एक खाका, आउटलाइन से मुराद एक खाका, आप एक खाका बनाएं कि मेरे मजमून कितने अल्फाज पे मुश्तमिल होना चाहिए। कभी कभी इम्तिहान में पूछा जाता है कि राइट एन एसे ऑफ 300 वर्ड्स, तो फिर आपके जहन में बन जाता है कि मैंने 300 अल्फाज कम से कम लिखने हैं। तो आप एक आउटलाइन, एक खाका बना लेते हैं। और उसके बाद है 6, फिल इन द सपोर्टिंग एविडेंस। ठीक है। 6, फिल
इन द सपोर्टिंग एविडेंस, जिसको हम कहते हैं ना, ये क्या एविडेंस है आपके पास, क्या प्रूफ है, क्या सबूत, आपने सबूत देना होगा। जो आप डिटेल्स देने लगे हैं, जो आप सपोर्ट करने लगे हैं इंट्रोडक्शन को, आपने एक पहले पैराग्राफ में हमारी बात हुई थी, यूनिफाइड पैराग्राफ जब हम करने लगे थे, हमने कहा था कि जो टॉपिक सेंटेंस होगा, जो पहला सेंटेंस होगा वो अमूमन टॉपिक सेंटेंस कहलाता है, और उसके बाद आने वाले जो सेंटेंसेस होते हैं, जो जुमले होते हैं, वो उस टॉपिक सेंटेंस को सपोर्ट करने के लिए, मदद फराहम करने के लिए होते हैं। तो ये भी ये कहता है कि छठा स्टेप ये है, छठा कदम आपने ये उठाना है कि जो आपने खाका बनाया उसके अंदर वो एविडेंस, आपने वो सबूत, वो दलाइल लिखने होंगे, फिल करने होंगे, जो आपकी बात को सपोर्ट कर सके। जो आप बात कर रहे हैं उसको, मिसाल के तौर पर मैं मिसाल देता हूं कि गोश्तखोर जो हैं वो, आप कहते हैं कि गोश्तखोर जो हैं वो सब्जी खोर से अच्छे हैं। तो अब ये बात जब आप ये दावा करने लगे हैं तो इस दावा को सपोर्ट करने के लिए आपके पास सबूत होने चाहिए। आप कहते हो कि जो ओल्ड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है उससे नया मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अच्छा है, जदीद ज़राए आमदरफ्त अच्छे हैं पुरानों से। तो इस बात को साबित करने के लिए आपको एविडेंस, सबूत, यही आपके पास सबूत है ना, कि जो मुसाफत, जो सफ़र दिनों में तय होता था आज वो घंटों में तय होता है। तो ये आपके पास बड़ा सबूत है। मसलन जहाज़ 1000 किलोमीटर, हज़ारों किलोमीटर स्पीड से जा सकते हैं फी घंटा के रफ्तार से, तो जानवर जो थे वो नहीं जा सकते थे। अच्छा, जानवरों के लिए बड़ा सामान उठाना मुश्किल था, महाल था, बल्कि आजकल ऐसे मशीनरी आ गई है कि आप बहुत आसानी के साथ बड़े बड़े जहाज़ और बड़े बड़े ट्रक बने हुए हैं जिनके बड़े लंबे टायर होते हैं, 20-22 टायर वाले, उसमें आप बड़ा सामान एक जगह से दूसरी जगह तक ले जा सकते हैं। तो ये आपका उस बात का सबूत है कि जो जदीद ज़राए मुदरफ्त हैं वो पुराने ज़राए से अच्छा है। या आप मजमून लिख रहे हैं मर्द और खातून पर, तो आप ये सबूत देते हैं कि भाई मर्द को अल्लाह ताला ने जिस्मानी मजबूती दी हुई है। उसकी मिसालें आप दे सकते हैं कि भाई मसला दुनिया में खेलों में यकीनन मर्दों के मुकाबले, इसकी सबसे बड़ा सबूत यह है कि मर्दों के अपने मुकाबले होते हैं, औरतों के अपने, चाहे ओलंपिक्स हो, चाहे क्रिकेट की टीम हो, चाहे फुटबॉल हो, वर्ल्ड कप, हॉकी हो, मर्दों की अपनी टीम है और औरतों की अपनी। इसकी वजह यह है कि फिज़िकली हो सकता है खातून जो है वो मर्द की उस तरह मुकाबला ना कर सके, लेकिन फिर अल्लाह ताला ने ऑन द अदर हैंड ख़वातीन को फिर और ज़्यादा सलाहियतें दी हैं जो मर्दों के पास नहीं है। तो ये आपने जो बात कही, जो कंट्रास्ट और कंपैरिजन का ऐसे लिखने लगे, तो आपके पास जो भी आप बात कर रहे हैं उसके एविडेंस, सबूत, वो सपोर्ट करने वाले, मदद करने वाले सबूत होने ज़रूरी हैं। उसके बाद है क्राफ्ट योर एसे विद स्ट्रॉन्ग ट्रांजिशनल वर्ड्स। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। यूज ट्रांजिशनल वर्ड्स, आप ट्रांजिशनल अल्फाज का इस्तेमाल करें। कौन से हैं? ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, क्योंकि आप कंट्रास्ट और कंपैरिजन का ऐसे लिख रहे हैं, सिमिलरली, इस तरह के अल्फाज आप इस्तेमाल करेंगे कि बोथ आर टुडे airplanes are used for the transportation. Similarly, in the old age, horse was using for the transportation. Similarly का वर्ड, इस तरह के ट्रांजिशनल वर्ड इस्तेमाल करें। अच्छा, ऑन द अदर हैंड को इस्तेमाल करने के लिए कि नाउ इट इज ईजी फॉर अ मैन टू ट्रेवल 1000 miles a day. On the other hand, in the past, it was impossible for a man to travel. कि आज हज़ारों किलोमीटर मुसाफत तय करना आसान है, लेकिन दूसरी तरफ पुराने ज़माने में यह नामुमकिनात में से था। ऑन द अदर हैंड, इस तरह के ट्रांजिशनल वर्ड आप कंट्रास्ट और कंपैरिजन में इस्तेमाल करेंगे। लाइकवाइज, अदर हैंड, वेयर एज, इस तरह के वर्ड्स आपको
ट्रांजिशनल वर्ड्स इस्तेमाल करने होंगे कंट्रास्ट और कंपैरिजन के ऐसे के लिए। आखिरी स्टेप एंड इम्पॉर्टेंट कि चेक योर, रिवाइज करें, रिवाइज द ऐसे प्रॉपरली, रिवाइज प्रॉपरली। क्या मतलब है रिवाइज? आपने जो लिखा उसको चेक करें, देखें, बार बार पढ़ लें कि कहीं गलतियां तो नहीं है। कौन सी गलतियां हमसे हो सकती हैं? ग्रामर की गलती हो सकती है, ठीक है ना। ही इज है, कहीं ऐसा था ना कि ही आर तो नहीं लिखा आपने, दे आर है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने दे इज लिख लिया जल्दी में, क्योंकि आपके पास टाइम की भी तो शॉर्टेज होती है, आपको टाइम भी कंस्ट्रेंट होता है कि भाई इतने टाइम में आपने लिखना है। या कभी कभी पर्चा ख़त्म होने के करीब होता है। अमूमन जो लंबा सवाल होता है, जो छोड़ा, जो ज़्यादा लिखने पड़ते हैं, वो हम आखिर में रखते हैं ताकि आसान छोटे छोटे सवाल हम पहले कर लें, बाद में हमारे पास टाइम बचता है हम ऐसे लिखने के लिए। लेकिन ऐसा ना हो कि इस जल्दी में हमसे ग्रामर की गलतियाँ हुई हो, तो हमें चेक करना पड़ेगा, 2 3 4 बार पढ़ना पड़ेगा जो हमने ऐसे लिखा है। उसमें हम देखेंगे कहीं ग्रामर की गलती तो नहीं है, कहीं स्पेलिंग की गलती तो नहीं है, क्योंकि जल्दी में इंसान गलतियां कर जाता है। तो हमने ये चेक करना होगा, रिवाइज करना होगा, प्रॉपरली अपने ऐसे को पढ़ना होगा बार बार कि कहीं मैं ग्रामर की गलती तो नहीं कर रहा, कहीं मैं स्पेलिंग की गलती तो नहीं कर रहा, कहीं मैं पंक्चुएशन की गलती तो नहीं कर रहा। पंक्चुएशन आप समझते हैं? पंक्चुएशन और रमूज, औकाफ, फुल स्टॉप लगाना भूल ना गया हूं, सवालिया निशान कहीं जरूरत हो, कॉमा देना हो, ये जो कॉमा है, ठीक है ना, फुल स्टॉप, कॉमा, अपॉस्ट्रोफी। मसलन आप लिख रहे हो जाहिद खार, ZAHID, जाहिद खार। अब ये अपॉस्ट्रोफी अगर आप देना भूल गए तो समझ नहीं आएगी समझने वाले को, पढ़ने वाले को। जाहिद खार, जाहिद की गाड़ी। अब ये जो कॉमे वाले निशान है ना, ये पोजीशन को जाहिर करता है, मलकियत को जाहिर करता है, ये देना ज़रूरी है। जाहिद कार से मुराद है जाहिद की गाड़ी। मिसाल के तौर पर आप ट्रांसपोर्टेशन पे लिख रहे हो तो ये पंक्चुएशन मार्क्स का, ये जो पंक्चुएशन मार्क्स है जिसको हम उर्दू में रुमूज कहते हैं, औकाफ, कभी फुल स्टॉप लगाना भूल गए तो जुमला तो आगे बढ़ जाएगा, पढ़ने वाला तो कुछ और उसे मतलब ले लेगा। समझ रहे हैं? इसलिए इन चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। ये रुमूज का ख्याल रखना। स्पेलिंग में कभी कभी हम गलती कर लेते हैं, स्पेलिंग का देखना बहुत ज़रूरी है, ग्रामर को देखना बहुत ज़रूरी है कि कहीं ऐसा ना हो आपने बहुत अच्छा मजमून लिखा है लेकिन दोबारा रिवाइज नहीं किया तो जो गलतियां गई वो उस साथ चली गई, आपको मार्क्स कम मिलेंगे, यू विल गेट लेस मार्क्स। आपने बहुत अच्छी तैयारी की है, तमाम स्टेप्स को जहन में रखा है, तमाम स्टेप्स को आपने फॉलो किया, लेकिन ऐन आखिरी स्टेप को आप छोड़ गए। तो आखिरी स्टेप को छोड़ने से जो भी गलतियां आपने जल्दी में की, यानी अनइंटेंशनली, गैर इरादी तौर पे जो गलतियां की, वो आपके मजमून को ख़राब कर सकती हैं, आपके नंबर्स कम कर सकती हैं। इसलिए बच्चों ये जो रिवीजन है उसकी, आपके मजमून की, उसको देखना, उसको बार बार पढ़ना, ये बहुत ज़रूरी है। इतना ज़रूरी है जितना टॉपिक को सिलेक्ट करना, जितना पहला स्टेप ज़रूरी है उतना ही 8वां स्टेप ज़रूरी है। यू हैव टू थिंक ओवर, यू हैव टू रीड इट time and again so that any mistake like grammatical mistake, any mistake like spelling mistake or any punctuational mistake may not be occur, कि इस तरह की गलती ना हुई हो। आज हमने हमारा टॉपिक था थोड़ा मुश्किल था, मैंने कहा ना राइटिंग स्किल, ये जो लिखने की महारत है किसी ज़ुबान में सबसे मुश्किल महारत ये है, और ये इसके लिए प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है बच्चों। आज हमने एक ऐसा ऐसे जो कंट्रास्ट और कंपैरिजन के लिए हो, चूँकि वो टॉपिक था ओल्ड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, पुराने ज़राए मदरफ्त के, और न्यू मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो हमने कहा बजाय इसके कि हम सिर्फ एक ऐसे लिखें, उससे हमारा काम नहीं हो। क्यों? कल को कोई और आता है, किसी और चीज़ पे ऐसे लिखने की ज़रूरत पड़ती है कंपैरिजन और कंट्रास्ट की, तो हमारे क्यों ना हम स्टेप्स को समझ जाएं। किसी भी किस्म का ऐसे होगा। और एक चीज़ मैं आपको बताऊं, ये ऐसे
एक दो स्टेप्स को निकाल के ये तमाम एसेज के लिए इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पर सिमिलरिटीज़ और डिफरेंस वाला स्टेप हो सकता है आम ऐसे में आपको ज़रूरत ना पड़े। आपने एजुकेशन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान या जियोग्राफी ऑफ पाकिस्तान, आपने उस पर पॉवर्टी एलिवेशन पे, गुर्बत के ख़ात्मे पे ऐसे लिखना है, तो उसमें फिर सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस वाली बात नहीं होगी। इसमें फिर हाँ आर्गूमेंट्स देने ज़रूरी हैं कि क्यों गुर्बत है पाकिस्तान में। अपने स्ट्रक्चर को ऑर्गेनाइज रखना बहुत ज़रूरी है। ऐसे में आपने स्ट्रक्चर को ऑर्गेनाइज रखना है। तारुफ और इंट्रोडक्शन और डिटेल्स और कंक्लूजन, ये बात आपके जहन में हो। आउटलाइन खाका आपके जहन में होना, किसी भी टॉपिक पे मजमून हो, इसका होना ज़रूरी है। अच्छा, सबूत, सपोर्टिव डिटेल, आप वैसे भी बच्चों आप एब्रप्टली नहीं लिख सकते हो। आप वैसे दिल से नहीं अपनी बस दिमाग में आए लिखना नहीं, आपको कोई सपोर्ट देनी होगी, क्योंकि ऐसे आपने मार्क्स मसलन 15 मार्क्स का ऐसे है तो आपने इस स्टेप को भी फॉलो करना है। ट्रांजिशनल वर्ड्स कि हो सकता है इसकी ज़रूरत ना पड़े आम ऐसे में, तो इसको आप ओमिट करेंगे, छोड़ देंगे। हाँ, लेकिन इसकी ज़रूरत होगी। तो 6 स्टेप्स तो फिर भी हो गए। 6 स्टेप्स को तो आपने हर हालत में फॉलो करना है। किसी भी चीज़ पे आप ऐसे लिख रहे हो, आपने रिवाइज भी करना होगा, आपने सपोर्टिंग एविडेंस भी देनी होगी, सबूत देने होंगे जो आप बात कर रहे हो, आपने आउटलाइन बनाना होगा, खाका बनाना होगा जहन में कि मैंने किस चीज़ पे मजमून लिखना है, क्या कैसे लिखना है। आपने उसका स्ट्रक्चर बताना होगा कि भाई मेरा किस स्ट्रक्चर पे बेस्ड होगा मेरा जो मजमून है। उसमें इंट्रोडक्शन होना चाहिए, उसमें डिटेल्स होनी चाहिए, उसमें आपका कंक्लूजन होना चाहिए जो इख्तिताम है, और आर्गूमेंट्स आपके पास बिल्कुल दलाइल होने चाहिए। जब आप किसी चीज़ पे लिखने लगेंगे तो उसके पास दलाइल तो आपके पास ज़रूरी हैं। ब्रेनस्टॉर्म, सिमिलरिटीज़ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ब्रेनस्टॉर्म करने की ज़रूरत है। आपको दिमाग में इसको एक बार बनाने की ज़रूरत होगी, भले इसमें सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस उस टॉपिक में नहीं होंगे। और टॉपिक को सिलेक्ट करना, जब आप मजमून लिखेंगे, मसलन आपके पास 2 टॉपिक होते हैं, अमूमन 3 होते हैं कि राइट एन एसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, किसी एक पे मजमून लिखो, तो आप सबसे पहले उसको लेंगे जिस टॉपिक के बारे में आपके पास ज़्यादा मालूमात है। आप अपने दिमाग में सोचते हो, ब्रेनस्टॉर्म करते हो कि मैं किस पे ज़्यादा लिख सकता हूँ और अच्छे तरीके से लिख सकता हूँ। तो ये इस स्टेप का होना भी ज़रूरी है। उम्मीद है बच्चों, उम्मीद है कि आप इस सेशन से मजमून लिखने की महारत को एक खतरा साबित होगा, और इसको इन स्टेप्स को लेके आप अपने आप के साथ प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे। द मोर यू राइट द बेटर यू विल बी योर हैंड राइटिंग। वो राइटिंग आपकी, हैंड राइटिंग नहीं, राइटिंग आपकी अच्छी होगी, राइटअप अच्छा होगा, आप लिख सकोगे, और उसके लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।